नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं भौतिक भूगोल, ज्योग्राफी और हम इसमें शुरुआत करेंगे आज ब्रह्मांड। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रह्मांड, स्पेस। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन न पूछा गया हो, चाहे संविधाशाला शिक्षक 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, पटवारी का हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे संबंधित जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के बारे में तो देखो, प्राचीन समय की जो धारणाएं थी, यूरोप में अंधकार का युग पढ़ते हैं, हिस्ट्री का टॉपिक है अंधकार का युग। तो 14वीं शताब्दी तक, 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं, 7वीं 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी का युग जो कहलाता है, 14वीं शताब्दी तक का जो युग कहलाता है, वो क्या कहलाता है? अंधकार का युग। क्यों कहते हैं अंधकार का युग? क्योंकि वहां पर पूरी धार्मिक परंपराएं थी, पोप का शासन था, वहां पर पोप का शासन था, और धर्म ग्रंथों के विरुद्ध, पोप के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। यहां यूनान के जो अध्ययन करता थे, उनकी यदि बात करें तो सबसे पहले उनके मन में ये विचार आया था कि ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इतने आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, क्या इनके बीच में कोई संबंध है? इनके बीच में कोई संबंध है या सब स्वतंत्र है? सब स्वतंत्र है। तो सबसे पहले यूनान, हम बात कर रहे हैं यूनान, और यूनान में किसकी बात कर रहे हैं हम? अरस्तु। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले विचार, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले विचार यूनानियों के द्वारा दिए गए थे, और लगभग 2000 वर्षों तक इन विचारों को मान्यता दी गई। लगभग 2000 वर्षों तक इन विचारों को मान्यता दी गई। कितने वर्षों तक? लगभग 2000 वर्षों तक इन विचारों को मान्यता दी गई। और क्या था इसमें? भूकेंद्रित सिद्धांत। क्या था इसमें? भूकेंद्रित सिद्धांत, बड़ा महत्वपूर्ण। भूकेंद्रित सिद्धांत, भूकेंद्रित सिद्धांत, भूकेंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? ये टालमी है ना? टालमी के द्वारा, क्लाडियस टालमी, फिलाडेल्फस टालमी नहीं, क्लाडियस टालमी ने 1000 ईस्वी से 100 ईस्वी से 140 ईस्वी के बीच में, 100 ईस्वी से 140 ईस्वी के बीच टालमी ने भूकेंद्रित सिद्धांत, जिसे जियोसेंट्रिक मॉडल भी कहते हैं, जियोसेंट्रिक मॉडल। अब भूकेंद्रित मतलब क्या है? पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है, जितने आकाशीय पिंड है सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं।
ये भूकेंद्रित सिद्धांत है। और इसे मान्यता किसने दी थी? अरस्तु ने। और प्रस्तुत किसने किया था इसे? टॉलेमी ने। और क्या बोला था? पृथ्वी क्या है? पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। और जितने भी आकाशीय पिंड है, ग्रह उपग्रह तारे जो भी है, वो सब के सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और इस सिद्धांत को धार्मिक मान्यता थी, और धार्मिक मान्यता होने के कारण कोई इसके विरोध में कुछ बोल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। और इसीलिए इसे, इस युग को क्या बोल रहे हैं वहां पे? अंधकार का युग। और धीरे धीरे फिर नई अवधारणाओं का विकास हुआ। सबसे पहले बात आई आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट। और इन्होंने क्या बोला? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और बाकी सब आकाशीय पिंड क्या करते हैं जी? बाकी सभी आकाशीय पिंड, बाकी सभी आकाशीय पिंड स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो इस सिद्धांत को थोड़ा सा काटने की कोशिश की उन्होंने। क्या बोला? कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, परिभ्रमण करती है, ये तो बता दिया, परिभ्रमण का नहीं बताया, परिक्रमण का तो बता दिया, अपनी धुरी पर घूमती है। और बाकी सभी आकाशीय पिंड क्या है? स्थिर है। ये सर्वप्रथम किसने बताया? आर्यभट्ट ने। और इसके बाद कोपरनिकस। कोपरनिकस ये महत्वपूर्ण नाम है। कोपरनिकस बात कर रहे हैं 1543, 1543। पोलैंड के निवासी थे ये, पोलैंड के पादरी थे ये, वैसे पादरी थे, ठीक। और नग्न आंखों से आकाशीय पिंडों को देखते थे। देखो इनकी क्षमता कितनी थी। उनके पास उस समय दूरबीन और ये वो थी क्या? कुछ भी नहीं। नग्न आंखों से ये आकाशीय पिंडों को देखते थे। और उसके आधार पर इन्होंने क्या निर्णय दिया? पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या बोला इन्होंने? 1543 में एक सिद्धांत आया, पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये नाम था हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक ये सिद्धांत कौन सा कहलाया? हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी केंद्र में, बाकी सभी आकाशीय पिंड उसका चक्कर लगाते हैं। हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्र में है और पूरे आकाशीय पिंड उसका चक्कर लगाते हैं। दोनों सही नहीं है। अभी हम देखेंगे आगे, इसके बाद में तो कहानी बनाएगी सूर्य भी ग्रह केंद्र में है क्या? नहीं। फिर सूर्य भी किसका? आकाशगंगा का हिस्सा, आकाशगंगा का वो चक्कर लगाता है। पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ये दोनों सिद्धांत समझ में आया क्या? भूकेंद्रित सिद्धांत किसने दिया और हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित, हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया। अब एक है ब्रूनो। ब्रूनो भी एक भूगोलवेत्ता ही थे, और ये थे रोम के थे। और ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? रोमन साम्राज्य। और वहां पर भी इन्होंने बोला ऐसे कि ये जो सिद्धांत है हमारे धर्म ग्रंथ में, मतलब वो बदलना है, ये है वो है, ढेर सारी बातें बताई उसने। पादरी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? इन्हें ये बात बोलने के कारण चौराहे पर मौत की सजा दी गई। इसे चौराहे पर मौत की सजा दी गई। चौराहे
पर मौत की सजा दी गई। चौराहे पर मौत की सजा दी गई ब्रूनो को। क्यों दी गई? उसने यही बोला कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और वहां पे लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहां के लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इस बात पर उसे क्या किया? चौराहे पर मौत की सजा दे दी गई। फिर 1805 की बात करते हैं और हम पहुंचते हैं विलियम हर्शे। विलियम हर्शे, और कब की घटना है ये? 1805। विलियम हर्शे 1805 सौर मंडल को आकाश गंगा का एक अंश मात्र बताया। सौर मंडल को आकाश गंगा का एक अंश मात्र बताया। अब ये फाइनल बात अभी तक जो चल रही है वो यहां तक है कि ये जो सौर मंडल है, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले पृथ्वी समेत पूरे 8 ग्रह, इन सभी ग्रहों के उपग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन सबको मिलकर क्या कहते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल, ठीक है। तो सौर मंडल भी अपने आप में पूर्ण है क्या? नहीं, वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। तो ये किसने बताया? विलियम हर्शेल ने 1805 में। तो ये हमने थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की कोशिश की, ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में क्या क्या विचारधारा थी। अभी हम पूरा पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत है। पहले हम 2 लाइन में ब्रह्मांड क्या है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, अर्थ लिख लेते हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय अंतरिक्ष व उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। अंतर वस्तु को कहते हैं। वो बुक दे दो नीचे, लिखेंगे आगे। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, सभी पदार्थ, परमाणविक बल व सारी ऊर्जा ब्रह्मांड है। सारी ऊर्जा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 28 अरब पारसेक। 28 अरब पारसेक। ब्रह्मांड का व्यास कितना बताया? 28 अरब पारसेक या 91.1 अरब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक। दूरी मापने की सबसे लंबी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। ये दोनों क्वेश्चन पीएससी ने पूछे, प्रकाश वर्ष भी पूछा और दूसरे साल पारसेक पूछा था। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के
सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। अगली जो हमारी अवधारणा है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। कोई बताए देना कौन कौन से सिद्धांत हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है स्थायी अवस्था सिद्धांत। स्थायी अवस्था सिद्धांत। स्थायी अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया था? ये फ्रेड हॉयल, थॉमस फ्रेड हॉयल के साथ में हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, ये नाम लिखेंगे। हरमन बॉन्डी व थॉमस गोल्ड। थॉमस गोल्ड दोनों, ये जो अंग्रेज गणितज्ञ हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, ये जो है अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ये कहां के थे? इंग्लैंड और ये यूएसए के संयुक्त रूप से सिद्धांत दिया था। ये अक्सर होता है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड डोमर मॉडल, आर्थिक विकास का हैरोल्ड डोमर मॉडल, एक ही सिद्धांत, लेकिन दोनों अलग अलग देश के हैं। हैरोल्ड अलग, डोमर अमेरिका का रहने वाला है। तो देखो वैज्ञानिक विचारधारा होती है ना, तो एक उसको आगे बढ़ाता है और दूसरा उसको और आगे लेकर जाता है। हरमन बॉन्डी कहां के? इंग्लैंड के, और थॉमस गोल्ड कहां के? यूएसए के। और संयुक्त रूप से ये सिद्धांत दोनों ने दिया है। और क्या बोला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश और ऐसा कुछ नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पहले से ही सब कुछ है, ऐसी कोई एकाएक उत्पत्ति नहीं हुई, ये उन्होंने कहा है। क्या बोला? इनके अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई आदि है और न ही अंत, न ही आदि है और न ही अंत। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। क्लियर हो गया? यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। और फिर दूसरा जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ऑनलाइन में ना कोई भी बता दे ये सिद्धांत दिया किसने है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटियर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जॉर्ज लेमेंटियर। और इसके विपरीत था ये जो स्थायी अवस्था सिद्धांत, इसके एकदम विपरीत। और उन्होंने क्या बोला कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है एक विस्फोट के साथ हुई है, एकाएक, एक सेकंड के अंदर एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जितने भी आकाशीय पिंड है वो सब एक विस्फोट के द्वारा बने हैं, ये उन्होंने बोला। हम इसे डिटेल में लिखेंगे। क्या बोला इन्होंने? सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटर।
जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। पदार्थों का सृजन अकस्मात हुआ। पदार्थों का सृजन अकस्मात हुआ। ये जो जॉर्ज लेमेंटर की बात की हमने, जॉर्ज लेमेंटर, ये बेल्जियम के थे। बेल्जियम, कहां के? बेल्जियम के थे। सिंगुलेटरी, सिंगुलेटरी पॉइंट, सिंगुलेटरी पॉइंट, सिंगुलेटरी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, जितना भी घनत्व है वो सब क्या हुआ, एक बिंदु पर आते चला गया, एक बिंदु पर आते चला गया, पूरा वो संकुचित हो रहा था, और संकुचित होने के कारण पूरा घनत्व, पूरी एनर्जी कहां चली गई, पूरे एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। और जब पूरा घनत्व, पूरी एनर्जी एक बिंदु पर केंद्रित हुई तो उसे क्या बोला, सिंगुलेटरी पॉइंट, उसे क्या बोला गया, सिंगुलेटरी पॉइंट। इस सिंगुलेटरी पॉइंट पर क्या था, अनंत गुरुत्वाकर्षण, अनंत गुरुत्वाकर्षण, अनंत गुरुत्वाकर्षण, अनंत घनत्व, अनंत घनत्व, क्योंकि जितना अभिघनत्व, ये जो है ना डेंसिटी, ये पूरी की पूरी कहां चली गई, एक बिंदु पर चली गई थी। और उसके साथ में ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, और ये ऊर्जा जो है वो निरंतर बढ़ते जा रही थी, हाई टेम्परेचर एकदम निरंतर बढ़ते जा रही है। और वो सब कहां था, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। और आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व, 15 बिलियन वर्ष पूर्व, 15 बिलियन वर्ष पूर्व यह घटना घटी। और विस्फोट होने के कारण ये सब के सब घनत्व, ऊर्जा और ये सब क्या हुआ, बिखरना शुरू हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। और विस्फोट होने के कारण उसमें क्या क्या, तो सबसे पहले पदार्थ निकला, विस्फोट होने के बाद पदार्थ, मेटर, ठीक। उसके बाद में समय, समय, टाइम, यही से टाइम शुरू हुआ। और साथ ही क्या, स्थान, स्पेस, ये दूर होते चले गए। और दूर होने से क्या हुआ, स्पेस जहां तक फैले। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो निरंतर हो रहा है। जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और उनका विस्तार जो है वो निरंतर हो रहा है। तो लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, नहीं सॉरी 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो विस्फोट हुआ, तो उससे क्या, पदार्थ, समय और स्थान, इन सब की उत्पत्ति हुई। और पहले, विस्फोट से पहले सब कुछ कहां था, एक बिंदु पर था, एक बिंदु पर था। और उसमें घनत्व, ऊर्जा निरंतर बढ़ते जा रहे थे। और उसके कारण अनंत गुरुत्वाकर्षण होने के कारण वो सिकुड़ते जा रहा था। और सिकुड़ने पर क्या हुआ, अचानक उसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद में पदार्थ, समय और स्थान की उत्पत्ति हुई। पदार्थ, समय और स्थान की उत्पत्ति हुई। मेटर में क्या था, मेटर में यदि हम बात करें तो मौलिक कण, मेटर में क्या, मौलिक कण, मौलिक कणों की उत्पत्ति इससे हुई। मौलिक कण कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन, जो स्पेस, सूर्य की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति करते हैं और गति करके आपस में टकराते जाते हैं और टकराने के कारण हाइड्रोजन का क्या होगा? संलयन। हाइड्रोजन का संलयन होगा और संलयन से क्या होगा? हीलियम। हीलियम के भारी नाभिक बनेंगे और ऊर्जा मुक्त होते चलेगी, ऊर्जा मुक्त होते चलेगी। संलयन की अभिक्रिया निरंतर तब से प्रारंभ हुई है, ये महाविस्फोट के बाद से। यहां तक बात क्लियर हो गई एकदम? फिर से हम देखेंगे इसे। यह सिद्धांत किसने दिया था? बेल्जियम निवासी भूगोलवेत्ता जॉर्ज लेमेंटर या लेमेट्रे जिसे बोलते हैं। और कब दिया था? 1894-95। 1894-95। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इसकी व्याख्या की। रॉबर्ट वैगनर ने इसकी व्याख्या की। अमेरिकी खगोलविद एडवर्ड हबल, अमेरिकी खगोलविद एडवर्ड हबल ने 1927 के लगभग में इसके प्रमाण दिए। जो हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉर्ज लेमेंटर। ये रोमन पादरी, सॉरी हम बात कर रहे हैं, यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद पर आधारित, सापेक्षतावाद पर आधारित बिग बैंग के या महाविस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद, अर्थात आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का गठन हुआ। सौर मंडल का गठन हुआ। इसे बंद कर दो। सौर मंडल का कितने? 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का गठन हुआ। बिग बैंग कब हुआ था? 15 बिलियन वर्ष पूर्व, अर्थात 15 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग के 10.5 अरब वर्ष बाद सौरमंडल का गठन। और आज से कितने हो गए थे? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। दोनों को मिला दो तो कितना होता है? 15 अरब वर्ष पूर्व। क्या बोला? महाविस्फोट के बाद, महाविस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद। और आज से कितना? आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो बिग बैंग आज से कितने साल पहले हो गया? 15 अरब वर्ष पूर्व। बराबर हिसाब एकदम।
आगे देखते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर। और इसमें जो विस्फोट हुआ उसमें क्या हुआ, गैसों के बादल, गैसों के बादल निकले। और गैसों के बादल क्या हुए, गैसों के बादल ऐसे ऐसे दूर दूर तक फैलने लग गए। गैसों के बादल दूर दूर तक फैलने लग गए। ये गैसों के बादल काय के थे, हाइड्रोजन। काय के, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के बादल बने जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैले थे। लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैले थे। और यही जो गैसों के बादल थे ये क्या कहलाए, नेबुला। क्या कहलाए ये, नेबुला। ये क्वेश्चन पीएससी 2014 के मेंस में पूछा गया था। जब नया सिलेबस आया था तब ये क्वेश्चन पूछा था नेबुला, और हम समझ ही नहीं पाए थे नेबुला क्या है। तो नेबुला मतलब तारे के निर्माण की सबसे शुरुआती अवस्था, इसे निहारिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निहारिका। निहारिका, ठीक। लिखेंगे अब निहारिका की परिभाषा लिखेंगे। आकाश गंगा की निर्माण की शुरुआत, आकाश गंगा की निर्माण की शुरुआत गैसों से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। जिसे निहारिका कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे नेबुला, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं इसे, नेबुला। लैटिन भाषा में इसे नेबुला कहते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात। हमने क्या क्या पढ़ा, स्थायी अवस्था सिद्धांत और बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी 1894-95 में बेल्जियम के भूगोलविद जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दी गई थी। और उन्होंने बोला कि ये जो पदार्थ है उसका सृजन जो हुआ है अकस्मात हुआ है। आज से 15 अरब वर्ष पूर्व जो है, ये जो सिंगुलरी पॉइंट था, सिंगुलरी पॉइंट, वहां पे अनंत घनत्व था, अनंत ऊर्जा थी और गुरुत्वाकर्षण निरंतर बढ़ते जा रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, अचानक विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के कारण जो है पदार्थ, समय और स्थान की उत्पत्ति हुई। पदार्थों में मैटर, जो मौलिक कण निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये मौलिक कण निकले। और जो गैसों के बादल जो हाइड्रोजन के बने हुए थे वो दूर दूर तक फैलने लगते हैं। और गैसों के बादलों में क्या होती थी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। ये जो गैसों के बादलों का संचयन हुआ और धीरे धीरे यहाँ पे नाभिकीय संलयन हुआ और ऊर्जा की उत्पत्ति होने लगी। तो इसे क्या कहे, तारे की आकाश गंगा के निर्माण की पूर्व अवस्था, जिसे निहारिका या नेबुला कहा गया। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब हम पढ़ेंगे आगे आकाश गंगा। अब विस्फोट हो गया, हाइड्रोजन के बादल भी बन गए, नेबुला बन गया। अब नेबुला से क्या बनेगा, आकाश गंगा। आकाश गंगा, गैलेक्सी जिसे कहते हैं, गैलेक्सी, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा? आकाश गंगा करोड़ों अरबों तारों का समूह। आकाश गंगा
करोड़ों अरबों तारों का समूह, करोड़ों अरबों तारों का समूह। और ये जो तारे होते हैं ये आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो करोड़ों अरबों तारे हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। इसका आकार यदि देखें तो आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? ऑनलाइन वालों को पता है, बताएंगे, ऑफलाइन वाले भी बता सकते हैं। सर्पिलाकार और दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है, अनियमित भी हो सकती है। दीर्घ वृत्ताकार, सर्पिलाकार और तीसरी होती है अनियमित। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये समझ में आते जाएगा आगे, और बहुत अच्छी तैयारी करना, बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। अभी शुरुआत में ही आप लोगों को झलक दिख गई होगी कि वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हैं। बचपन से हम जिन चीजों के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी बारीक चीजें तो हमने नहीं पढ़ी थी। तो आकाशगंगा का आकार कैसा हो सकता है? दीर्घवृत्ताकार। ये इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार हो सकती है आकाशगंगा, या सर्पिलाकार होती है। लेकिन सर्पिलाकार हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सी होगी? सर्पिलाकार। और अनियमित, जिसका कोई आकार ना हो, तो वो कौन सी कहलाएगी? अनियमित। क्लियर है? हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, हम जिस सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, जिस आकाशगंगा का अंग है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। हम देखेंगे कि आकाशगंगा, सूर्य कहाँ है, उपस्थित है आकाशगंगा में, कब तक उसका जीवन काल रहेगा, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम मंदाकिनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी पढ़ रहे हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों अरबों तारों का समूह है, और इसमें जो तारे होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में जुड़े रहते हैं। निर्माण कैसे हुआ हमने पहले पढ़ लिया। आज से 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण जो गैसों के बादल बने हैं, और उसके कारण आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। उसके कारण आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। अंकित समझ में आ रहा है बराबर आपको? ठीक है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? सूर्य जिस आकाशगंगा का हिस्सा है, सूर्य नहीं बोलते हम, क्या बोल देते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल जिस आकाश गंगा का हिस्सा है वो कौन सी है? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। मिल्की वे जिसे कहते हैं, मिल्की वे या मंदाकिनी। और नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी के पास नजदीकी आकाशगंगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। नजदीकी आकाश गंगा, नजदीकी आकाश गंगा एंड्रोमेडा। कौन सी? हाँ, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ठीक, क्लियर एकदम। अब हम बात करते हैं मंदाकिनी की। आकाशगंगा की बात करें तो हम मंदाकिनी के बारे में पढ़ रहे हैं। कितनी भुजाएं हैं इसकी? 3। हमारी जो आकाशगंगा है उसकी कितनी भुजाएं हैं? 3। 3 भुजाएं हैं। ठीक,
और ये जो है इसे बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, सूर्य यहीं पे जाएगा और खत्म हो जाएगा ब्लैक होल में पहुंचने के बाद। कोई भी तारों का जीवन काल शुरू होता है और धीरे धीरे आकाश गंगा का चक्कर लगाते हुए कहां पहुंच जाता है, ब्लैक होल में पहुंच जाता है और तारों का जीवन समाप्त। इसका दूसरा नाम एक और है बल्ज। इसको क्या बोलते हैं, बल्ज। बल्ज याद रखना, क्या बल्ज, आकाश गंगा का केंद्र बिंदु। आकाश गंगा का केंद्र बिंदु जिसे क्या ब्लैक होल भी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, बल्ज। बल्ज। कितनी भुजाएं हैं आकाश गंगा की, 3 भुजाएं। ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये भुजाएं, 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं को भी हम दर्शा देते हैं। ये पहली भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी। जब हम सूर्य पढ़ेंगे तब बता देंगे कि सूर्य किस भुजा में स्थित है। ठीक, यहां तक समझ में आया। इसमें तारों की गति कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ब्लैक होल बल्ज रोटेशन हो कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करेंगे आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी के बाद में तारे की बात करते हैं। तारा, स्टार। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तारे और ग्रह में क्या अंतर है। हाँ जी रवि सर, तारे और ग्रह में क्या अंतर है। पृथ्वी और सूर्य को देख के बता दो, सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है, दोनों में क्या अंतर है। सूर्य मतलब गुड। ग्रह जो होते हैं वो इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, और तारों का क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। ठीक, तो ये तारे की बात कर रहे हैं। तो तारे स्वयं प्रकाशित उष्ण गैस, स्वयं प्रकाशित उष्ण गैस। तारे क्या हैं, गैसों के बादल हैं, और उसमें हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के कण जो है, परमाणु जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं और नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और निरंतर ऊर्जा वो प्रदान करते रहते हैं। तो इसलिए क्या, स्वयं प्रकाशित उष्ण गैस, गैसों के बादल। हाइड्रोजन के संलयन से प्राप्त ऊर्जा से चमकते हैं। हाइड्रोजन से के संलयन से प्राप्त ऊर्जा से चमकते हैं। और फिर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो क्या, किससे उधार लेंगे, अंकित से। आप बनाते हो हाइड्रोजन, नहीं, तारे की मौत, तारा समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक, अभी हम पूरी प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं तारे की। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण होगा। तो हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तब तारों की मृत्यु हो जाती है। हाइड्रोजन समाप्त होने पर तारों की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं तारे का जीवन चक्र। तारे का जीवन चक्र। तारे का जीवन चक्र शुरुआत होती है इसकी प्रोटोस्टार से। प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार अर्थात, हाँ श्वेता मैडम बताइए, बहुत दिन के बाद आवाज सुनी थी आपकी। प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार अर्थात आदि तारा। आदि
तारा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तारे का प्रथम चरण क्या कहलाता है, अंतिम चरण क्या कहलाता है, लाल दानव चरण कब बनता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहला चरण क्या है इसमें, प्रोटोस्टार या आदि तारा। जब आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल काफी बड़ा हो जाता है, जब आकाश गंगा में हाइड्रोजन का बादल काफी बड़ा हो जाता है, और बड़ा होना ही नहीं बड़े होने के साथ साथ वो जो बादल होता है वो सिकुड़ते रहता है। क्या होते रहता है, सिकुड़ते रहेगा, और सिकुड़ने के कारण क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ते रहेगा। लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गैस पिंड सिकुड़ने लगता है, तारे की इस अवस्था को प्रोटोस्टार कहते हैं, अब ये जो मान के चलो कि ये तारा बना है, ठीक, तो इसका जो केंद्र है ये क्या होता है, एकदम सघन हो जाता है, ये ज्यादा घना हो जाता है केंद्र में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सिकुड़ता है, तो बाहर से कण पूरे के पूरे कहां, केंद्र की ओर जाते हैं, तो केंद्र में ये घनत्व तो बहुत अधिक होता है, तो ऐसा लगता है कि ये भ्रूण तारा है। क्या ये भ्रूण तारा, लिखेंगे व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे इसको। इसका केंद्र सघन होता है, इसलिए इसे भ्रूण तारा, एम्ब्रियो स्टार, भ्रूण तारा, एम्ब्रियो स्टार कहते हैं, एम्ब्रियो स्टार कहते हैं। अब आदि तारे के बाद क्या बनेगा, ये तारा। आदि तारे के बाद तारा। प्रोटोस्टार के सिकुड़ने पर, गैस के परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, ये छोटा सा हो गया। अब देखो 50 लोग हैं और बहुत बड़े 2 एकड़ खेत का एक गोला बना दिया जाए, उसमें बोलो 50 लोगों को दौड़ो, तो आपस में टकराएंगे क्या वो, नहीं। और यदि उसका घेरा जो है 10 मीटर का कर दिया जाए, 15 मीटर का गोल घेरा, और 50 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, गोल गोल बोलो जल्दी जल्दी दौड़ो, तो क्या होंगे वो आपस में टकराएंगे। अब क्या हुआ, ये घेरा जो है छोटा होते जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और वो जो पार्टिकल है वो कैसे हो रहे हैं, एकदम नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आने के कारण उनके अंदर टकराहट ज्यादा हो रही, टक्करों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे आंतरिक ताप बढ़ जाता है, आंतरिक ताप बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन से हीलियम नाभिक बनने लगते हैं। यही हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, यही सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का भी सिद्धांत है, नाभिकीय
संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन क्या है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते जाते हैं और भारी नाभिक हीलियम के बनाते जाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे खतरनाक बम कौन सा है? हाइड्रोजन बम या मतलब परमाणु बम या हाइड्रोजन बम? सबसे खतरनाक बम कौन सा है? हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम है। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। और जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित परमाणु बम है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। ये अलग बात थी, अभी यहां पर तो वही रुके हैं क्या, जिससे आंतरिक ताप बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन से हीलियम नाभिक बनने लगते हैं। इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विकिरण के रूप में मुक्त होती है, ऊर्जा विकिरण के रूप में मुक्त होती है, जिसके कारण अंदर का दाब बढ़ जाता है, अंदर का दाब बढ़ जाता है। यह अवस्था तारे की अवस्था या स्टार कहलाता है। अब वो क्या बन गया? स्टार, क्योंकि अब वो धीरे धीरे प्रकाश देने लग गया और प्रकाश देने लग गया, चमकने लग गया, तो अब क्या बन गया? वो स्टार बन गया। ठीक है, तो जो तारे के केंद्र में हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, और हीलियम, हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 70%, लगभग 70% हीलियम होती है, 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 28% हीलियम, कार्बन नाइट्रोजन N, और ऐसे लिख देता हूं मैं, कार्बन नाइट्रोजन व नियॉन, ये जो गैसें हैं ये होती है 1.5%, और लौह वर्ग के तत्व, लौह वर्ग के तत्व कितने हो गए? 0.5%। टोटल कितना हो गया? 100%। ठीक, तो कोई भी तारा हो, चाहे सूर्य की बात करें तो उसमें भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन लगभग 70%, हीलियम लगभग 28%, कार्बन नाइट्रोजन नियॉन आदि गैसें 1.5%, और लौह वर्ग के तत्व जो होते हैं वो होते हैं 0.5%। लौह वर्ग के तत्व 0.5%। अब तीसरी अवस्था जो होती है तारे के बाद में, तीसरी अवस्था कोई बता दे कौन सी होती है? तीसरी अवस्था होती है लाल दानव चरण, लाल दानव चरण, लाल दानव चरण। क्या होता है लाल दानव चरण में? लाल दानव चरण क्या होती है? कंटिन्यू जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलते जा रही है, हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो गई? कम, और हीलियम की मात्रा बढ़ते जा रही है। बस ये स्थिति, ठीक है, लाल दानव चरण। हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम की मात्रा बढ़ते जा रही है, हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, अतः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे केंद्र का दबाव कम हो जाता है, केंद्र का दबाव कम हो जाता है,
और तारा सिकुड़ने लगता है। केंद्र का दबाव कम हो जाता है, तारा सिकुड़ने लगता है। रेड जेंट की बात करें, इसे रेड जेंट भी बोलते हैं, रेड जेंट, रेड जेंट, लाल दानव चरण। ठीक, अब तारा सिकुड़ने लग गया, ये ऐसा, ये केंद्र और ये कवच उसका। कवच में क्या है, अभी थोड़ी बहुत हाइड्रोजन है, केंद्र की हाइड्रोजन क्या हो गई, खत्म हो गई। अब बाहरी जो कोश है उसका, उसमें जो थोड़ी बहुत हाइड्रोजन है, और उसके कारण क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहरी कवच की जो हाइड्रोजन है उसका उपयोग होने के कारण वो थोड़ा सा प्रकाश दे रहा है, और उसके कारण चमक नहीं रहा, वो क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक, लिखेंगे इसे। अब तारा अपनी बाह्य कवच में उपस्थित, बाह्य कवच में उपस्थित हाइड्रोजन का उपयोग करता है, हाइड्रोजन का उपयोग करता है, किंतु उसके ऊर्जा विकिरण की तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है, अतः तारा लाल रंग का दिखाई देता है। जैसे सूर्य दिखता है ना शाम को सूर्यास्त के समय, उस तरीके का लाल रंग का दिखाई देता है, और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, लाल दानव चरण या रेड जेंट, रेड जेंट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? सबसे पहले आधी तारा प्रोटोस्टार, फिर तारा बनेगा। तारे की अपन ने देखा कि हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%। धीरे धीरे हाइड्रोजन कम होते जाएगी और हीलियम की मात्रा बढ़ते जाएगी, तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा, वो लाल दानव चरण। क्योंकि अब अंदर तो है ही नहीं हाइड्रोजन, पूरी हीलियम है, वो सिकुड़ना शुरू कर देगा, और बाहर के कोश में जो हाइड्रोजन बची हुई थी तो उससे थोड़ी बहुत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसके कारण तारा कैसे दिखाई देने लगेगा, लाल दिखाई देने लगेगा। अब हम पढ़ेंगे श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन, श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ क्या बोलते हैं इसे, व्हाइट ड्वार्फ। जब लाल दानों का द्रव्यमान, यहां थोड़ा कठिन है, इसको देखना है, यहां से देखेंगे, अब थोड़ा सा कठिन रहेगा। द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या कम है तो क्या होगा, अभी लिखना नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लिखना। सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या कम है तो क्या होगा, और यदि सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तो क्या होगा। दो स्थितियां बनेगी, ये तारे के ऊपर निर्भर करेगा कि जो पहले का तारा है उसका द्रव्यमान कितना है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या कम है या उससे अधिक है। तो पहले देखते हैं क्या होगा। जब लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या कम होता है, या कम होता है, तो उसका बाह्य कवच, तो उसका बाह्य कवच प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है, प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है। बाह्य कवच खत्म हो गया उसका, ठीक। अब अंदर जहां द्रव्यमान बढ़ा हुआ था वो वाला पार्ट बचा है, ठीक? बचा हुआ कोर
ये जो बाहर वाला जो कवच है ये क्या हो गया, ये लुप्त हो गया। अब अंदर का कोर बचा हुआ है। ठीक, बचा हुआ कोर संकुचित होकर अत्यधिक घनत्व के गोले में बढ़ जाता है। तो वहां जैसे पहले देखा था ना आपने सिंगुलेटरी पॉइंट, पूरा घनत्व क्या हो रहा था, एक जगह पर संकुचित हो रहा था। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो सिकुड़ते जा रहा है और इतना अधिक सिकुड़ रहा है, इतना अधिक सिकुड़ रहा है कि अब हीलियम के परमाणु ही आपस में टकराने लग गए और फिर वही ऊर्जा उत्पत्ति। ठीक, लिखेंगे संकुचन क्या लिखा, अत्यधिक घनत्व के गोले में बदल जाता है। संकुचन के कारण उसका ताप इतना बढ़ जाता है कि हीलियम के परमाणुओं में नाभिकीय संलयन होने लगता है। हीलियम के परमाणुओं में नाभिकीय संलयन होने लगता है और हीलियम परमाणु संलयित होकर काय में बदलेंगे। कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कोई बता दो। हाइड्रोजन हीलियम में बदला, हीलियम काय में बदलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक, कार्बन काय में कार्बन जैसे तत्वों में परिवर्तित होने लगता है। कार्बन जैसे तत्वों में परिवर्तित होने लगता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन देखा ना आपने, कोयला वगैरह पूरा जहां कार्बन होगा वो ऊर्जा का स्रोत होगा। ठीक, चाहे धरातल के ऊपर, धरातल के अंदर या अंतरिक्ष में क्यों ना हो, कार्बन है तो ऊर्जा मुक्त होगी, जिससे ऊर्जा मुक्त होने लगती है। किंतु नाम मात्र में बहुत ही कम। इस ऊर्जा के कारण कोर एक श्वेत वामन की तरह दीप्त होता है। अब लाल भी नहीं है, उससे भी कम प्रकाश उसका होता है। वामन यानी क्या होता है, बौना, छोटा तारा जिसे कहते हैं। ठीक, श्वेत वामन तारे का व्यास सूर्य के व्यास का 1% होता है, 1% होता है। व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा, जीवाश्म इसलिए क्योंकि कार्बन है उसमें, है कार्बन, जीवाश्म ईंधन कार्बनिक ईंधन को ही बोलते हैं। देखो जब हम शब्दों को घुमा फिरा के पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, उत्तर अपने आप हमें मिलना शुरू हो जाते हैं और यदि वही रटने की कोशिश करो तो फिर हमें समझ में नहीं आता। अब यही क्वेश्चन यदि मैं नहीं पढ़ा था और फॉसिल स्टार किसे कहते हैं, यदि आपके दिमाग में आता कि श्वेत वामन तारे में कार्बन, हीलियम जो है कार्बन जैसे तत्वों में बदल जाती है तो वहां पहुंच जाते ना सही उत्तर तक। और यदि इतना नहीं सोचते तो फिर बोलते हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये वाली स्थिति बन जाती। तो व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। सबसे पहले इसका पता R.H. फाउबर ने लगाया था। R.H. फाउबर, R.H. फाउबर ने लगाया था। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लैक स्टार।
अब श्वेत वामन और ब्लैक स्टार दोनों एक ही स्थिति में है। ब्लैक ड्वार्फ जिसे बोलेंगे, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक, ब्लैक ड्वार्फ। जब व्हाइट ड्वार्फ के कोर का हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तो ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता और शीतल होकर ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। काला वामन तारा भी जिसे कहते हैं, काला वामन तारा भी बोलेंगे। और ये कब बनेगा? श्वेत वामन के बाद। शर्त क्या है इसकी? इस तारे का घनत्व सूर्य के, इस तारे का जो द्रव्यमान है, इस जब लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या फिर कम हो, तब ये स्थिति बनती है। पहले श्वेत वामन बनेगा और श्वेत वामन के बाद में काला वामन बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। चंद्रशेखर सीमा के बारे में पढ़ा क्या? कितनी, क्या बोला? चंद्रशेखर सीमा इसी से संबंधित है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे अब हम सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा किसी को पता है क्या सुपरनोवा क्या है? ऑनलाइन वाले कोई कुछ बोल ही नहीं रहे बहुत देर से। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही बोला। लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब वो जो लाल दानव चरण है उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत बड़ा हो, 5-6 गुना बड़ा, उसके बराबर हो या उससे कम हो, तो फिर तो ये श्वेत वामन बन जाएगा या ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन विस्फोटी तारे जो बाहरी खोल जो है विस्फोट के साथ खत्म हो गया था और बीच वाला जो केंद्र बचा हुआ था, है? अब ये केंद्र का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा, सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा हो, तब जाके ये स्थिति बनेगी सुपरनोवा की, तब ये स्थिति बनेगी सुपरनोवा की। तो लिखेंगे हम विस्फोटी तारे जो, सुपरनोवा का मतलब ही होता है विस्फोटी तारा, ठीक है, जो तारे सूर्य से 5-6 गुना अधिक विशाल होते हैं, विशाल होते हैं, भयंकर विस्फोट के साथ इस तारे का बाहरी समस्त आवरण उड़ जाता है। जैसे हमने इसका खत्म किया था, बाहरी आवरण जो था, अंदर जो है ये सिकुड़ते जा रहा था और बाहर जो हाइड्रोजन थी इसके कारण लाल दानव चरण बना हुआ था। और फिर क्या हुआ, ये अंदर का एकदम सिकुड़ गया, तो उससे क्या हुआ, ये इसमें विस्फोट हुआ, बड़ा विस्फोट हुआ, क्योंकि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा था, इसलिए विस्फोट हुआ इसमें। विस्फोटी तारे के बाहर का समस्त आवरण उड़ जाता है और उसकी समस्त द्रव्य राशि अंतरिक्ष में फैल जाती है
परंतु उसका क्रोड़ क्रोड़ जो अत्यधिक घनत्व वाला था, क्रोड़ सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन तारा, ये दोनों स्थिति में ब्लैक ड्वार्फ के बाद में भी और सुपरनोवा के बाद में भी। सुपरनोवा मतलब बाहरी खोल जो है बड़े विस्फोट के साथ उड़ता है, तो सुपरनोवा। और यदि द्रव्यमान बहुत कम है तो उसका ऊपर का खोल अपने आप ही खत्म हो जाएगा, मतलब बड़ा विस्फोट उसमें नहीं होगा, तो फिर क्या बनेगा वो ब्लैक वामन। क्या बनेगा वो ब्लैक श्वेत वामन। श्वेत वामन के बाद में ब्लैक वामन तारा। ठीक। अब न्यूट्रॉन तारा क्या है? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर जिसे कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। अब जो उस तारे का क्रोड़ बचा हुआ था उसकी कहानी शुरू हो रही है। यदि उस तारे में अत्यधिक तेजी से संकुचन होने लगता है तो वह न्यूट्रॉन तारे का रूप धारण कर लेता है। न्यूट्रॉन तारे का रूप धारण कर लेता है, बशर्ते उस तारे का द्रव्यमान उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य से दुगुने से अधिक न हो, दुगुने से अधिक न हो, दुगुने से अधिक न हो। और फिर यहां से क्या होगा? एक नए तारे का जन्म होता है, उसी से एक नए तारे का जन्म होता है। सूर्य जो है वो द्वितीय श्रेणी का तारा कहलाता है, मतलब एक तारा खत्म हुआ उसके जगह ये जन्म हुआ, उसका जो शेष बचा हुआ पार्ट था उससे नए तारे का जन्म हुआ सूर्य, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय श्रेणी का तारा। सूर्य क्या है? द्वितीय श्रेणी का तारा। अब हम बात करते हैं पल्सर तारे। पल्सर तारे, पल्सर, सुपरनोवा, सुपरनोवा के बाद में हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा के बाद में पल्सर। न्यूट्रॉन और पल्सर में ज्यादा अंतर नहीं है, बस द्रव्यमान का है। द्रव्यमान यदि दो गुना तक है, सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो फिर क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। और यदि द्रव्यमान जो है, अभी पढ़ेंगे हम, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन, ये हम पल्सर में लिख रहे हैं। न्यूट्रॉन तारा वास्तव में विशाल तारे का केंद्र होता है, विशाल तारे का केंद्र होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़कर अत्यधिक घनत्व और कुछ मील व्यास का हो जाता है, कुछ मील व्यास का हो जाता है।
यह अपने अक्ष पर 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करता है। 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करता है, 30 बार घूर्णन करता है तथा तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। ये क्वेश्चन भी बनेगा। देखो, कौन सा तारा अपने अक्ष पर घूर्णन करता है? पल्सर तारा। क्वेश्चन इतना सा बनता है, तीव्र गति से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? कौन सा तारा कहते हैं? पल्सर। क्या कहते हैं? पल्सर। 1 सेकंड में कितना? लगभग 30 बार घूर्णन करता है। और कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। यह क्वेश्चन बनता है, तारे के किस चरण में रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है, या पल्सर तारे किस तरंगों का उत्सर्जन करते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा? रेडियो तरंग। पल्सर तारे कौन सी तरंगों का उत्सर्जन करते हैं? रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो तरंगों का संकेंद्रण चुंबकीय ध्रुवों पर अधिक होता है, अधिक होता है। इस तारे का पता सर्वप्रथम मिस्र के जैकलिन बेल ने लगाया था। इस तारों से एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन किसने पता किया था? ये तो सबको पता होगा। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोएंटजन, है ना? तो वही लिखेंगे, एक्स किरणों का उत्सर्जन रोएंटजन ने पता लगाया। ये तारे जो हैं एक्स किरणों के रूप में भी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। किसने पता लगाया? ये रोएंटजन ने। ठीक। अब 2 चीजें हमें और पढ़ना है। तो ये चरण हमने पढ़ लिया। सबसे पहले आदि तारा, आदि तारे के बाद तारा, तारे के बाद में लाल दानव चरण, लाल दानव चरण के बाद में श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा के बाद में काला वामन तारा या ब्लैक ड्वार्फ, उसके बाद में सुपरनोवा, सुपरनोवा के बाद में क्या पढ़ा हमने? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारे के बाद में पल्सर, उसके बाद में पल्सर। अब तारे के रूप तो यहाँ पे खत्म हो गए, क्योंकि इसी के बाद में नए तारों का जन्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल क्या है हमारी? ब्लैक होल ऐसा होल है, मतलब ब्रह्मांड जहाँ पूरी शक्ति इसके अंदर चल जाती है, इससे फिर समय और क्या समय काल का उत्पत्ति वैसा माना जाता है। ठीक है। ब्लैक होल, BLACK होल, ब्लैक होल। जिन तारों का द्रव्यमान, देखो हमने उन तारों के बारे में पढ़ा जिनका द्रव्यमान सूर्य के बराबर है या कम है। उन तारों के भी बारे में पढ़ा जिनका द्रव्यमान सूर्य से दुगुना है। उन तारों को भी पढ़ा जिनका द्रव्यमान सूर्य से 5 गुना 6 गुना। अब हम उस तारों की बात कर रहे हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के 3 गुने से अधिक है। मतलब वो जब 5-6 गुना बोल रहे थे उन तारों की बात कर रहे हैं। ठीक है। 2 गुना है, सूर्य से 2 गुना है, तो फिर क्या बनेगा? वो सुपरनोवा वगैरह बनेगा। लेकिन बहुत ज्यादा है तो फिर क्या बनेगा?
तो जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक 3 गुने से अधिक होता है, वे तारे विघटित होकर ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, विशाल तारे संकुचित होकर अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य हो जाते हैं अर्थात अत्यधिक द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। संकेंद्रित हो जाता है। गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि इससे प्रकाश भी पलायन नहीं कर पाता। प्रकाश भी पलायन नहीं कर पाता। और इस कारण क्या होता है? ये स्थान दिखता नहीं है। ब्लैक होल दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रकाश वहां से पलायन करता ही नहीं है, आता ही नहीं है, वापस खत्म हो जाता है। तो फिर ये ब्लैक होल कभी दिखता नहीं है। क्या लिखा आपने? प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। और इस असीमित द्रव्यमान युक्त पिंड को ही कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। 1960 के दशक में 1960 के दशक में ब्लैक होल की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर कब? 1960 के दशक में जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया। बरमुंडा त्रिकोण नाम सुना होगा आप लोगों ने। बरमुंडा त्रिकोण कहां पर है ये? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा था ना पिछले साल। सारगासो सागर कौन से? सारगासो सागर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना है। ये कहां पर है? ये बरमुंडा त्रिकोण, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। और किसका नाम जुड़ा है इससे? क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम इससे जुड़ा हुआ है। वहां से कोई जहाज भी जाता है तो फिर विलुप्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो गया कहां है। अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर सीमा। दूसरा, अभी थोड़ा सा पढ़ लिया था हमने, और थोड़ा सा पढ़ते हैं। चंद्रशेखर सीमा आज की हमारी अंतिम अवधारणा होगी। ये चंद्रशेखर सीमा। हाँ, अब देखो वहां पे क्या है, बहुत अधिक संकेंद्रण है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। तो जो भी चीज जाती है वो उसी अपार घनत्व में समा जाती है, उसका पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा? यदि प्रकाश आता, कोई किरण वहां से वापस आती तो हमें पता चलता, लेकिन वो जो भी वहां पे जाता है उसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है वहां पर कि पूरा उसी में एक बिंदु पर पूरा केंद्रित हो जाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर सीमा।
कब पता लगाया था इसका? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 28 फरवरी 1930। नहीं, वो अलग है? 1930 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा इसका पता लगाया था। वो तो रमन इफेक्ट वाली बात थी, 28 फरवरी वाली, ठीक, मिस्टेक हो गया था, ठीक कर लेंगे इसे। तो 1930 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला? 1983 में, 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा जिसके अंतर्गत तारे रेड जेंट से श्वेत वामन और अंतः कृष्ण वामन बनते हैं। इस सौरिक द्रव्यमान से अधिक, इस सौरिक, पूरा लिखेंगे तब स्पष्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले बता भी दिया मैंने इसको। इस सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान के तारे रेड जेंट से न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं। एक सीमा बताई थी, अभी मैंने लिखवाया भी 1.4, तो इसको और अच्छे से यदि लिखते हैं तो 1.44 ms, ठीक है, ये सीमा है। इससे कम द्रव्यमान है तो क्या बनेगा, और इससे अधिक द्रव्यमान हो जाए तो क्या बनेगा? ये जो सीमा है यही क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। तो ये जो सीमा है 1.44 ms, 1.44 ms मतलब सौरिक द्रव्यमान की इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और इससे कम द्रव्यमान है तो श्वेत वामन बनेगा, कृष्ण वामन बनेगा, और इससे अधिक द्रव्यमान होता है तो फिर क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। इससे अधिक द्रव्यमान हो तो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाता है। क्लियर हो गया ना ये? हेमंत तो समझ में ब्लैक होल वाला पॉइंट। अब हमारे सूर्य का द्रव्यमान कितना है? लगभग 1.44 है, 1.44 ms है। तो अब क्या बनेगा ये बूढ़ा होने के बाद में? क्या बनेगा? ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, श्वेत वामन तारा, उसके बाद में ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। ठीक, एक तारे का नाम प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी पढ़ा है क्या आप लोगों ने? अमरदीप आपने तो पढ़ा है ये प्रैक्सिमा सेंचुरी, मतलब पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा। प्रैक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है इनके? सूर्य, और सूर्य के बाद प्रैक्सिमा सेंचुरी। फिर है डॉग स्टार, डॉग स्टार, डॉग स्टार तो आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, इसे साइरस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, इसे क्या बोलते हैं? साइरस भी कहते हैं, साइरस भी कहते हैं। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो शुरुआत अच्छी हुई है आज से हमारी ज्योग्राफी की, आगे भी हम ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। साथ में पहल का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कोशिश करें कि अधिक से अधिक जो है लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सार्थक पहल का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।